tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. हेलो सिनेफाइल्स। सबसे पहले तो यार सॉरी, क्योंकि ये इशू टाइम पर नहीं आ पाया। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं ये एपिसोड टाइम पर नहीं ला पाया हूँ। आई होप कि आप लोग समझोगे और मुझे माफ़ करोगे। खैर, अब चलते हैं कॉमिक पर। वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा बॉयज़ टीम मॉस्को रशिया पहुँचती है अपने नए केस को सॉल्व करने के लिए, जहाँ सूप्स के सर अचानक से ही अपने आप ब्लास्ट हो जा रहे हैं। मॉस्को में जाकर वो मिलते हैं वास एके लव सॉसेस से। वहीं दूसरी तरफ लिटिल नीना नाम की एक कैरेक्टर भी इसी टाइम मॉस्को पहुंच चुकी होती है और हमें ये भी पता चलता है कि उसका वॉर्ड से भी कुछ कनेक्शन है। जिसके बाद बुचर ह्यूई को एक लोकल गैंग आरओसी के बारे में बता ही रहा होता है कि इतने में आरओसी के मेंबर्स वास के एक दोस्त फ्लंकी का सर काटकर उनके पास भेज देते हैं। अब आगे इशू स्टार्ट होता है लिटिल नीना और वॉर्ड के आदमी से। वो आदमी लिटिल नीना से पूछता है, क्या तुम्हें उनके बारे में पता नहीं करना? इतने में लिटिल नीना उसकी बात को काट कर जवाब देती है, वो मैं संभाल चुकी हूँ। वो 5 कॉम्प्लिकेशंस और एक कुत्ता, वो सब मारे जा चुके हैं। फ़िलहाल मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए लिटिल नीना अपने लैपटॉप को उस आदमी की तरफ घुमाती है। वो आदमी पूछता है, तो ग्रॉन्जी से यहाँ आना तुम्हारे लिए काम ही आया, क्यों? लिटिल नीना कहती है, तुमने कहा था कि इस कंपाउंड को रिफ़ाइन कर दिया गया है, पर इसका कंट्रोल अभी 98% प्लस ही है। जिस पर वो आदमी जवाब देता है, परसेंटेज के हिसाब से ये अभी भी ठीक है। लिटिल नीना गुस्से में कहती है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हम 2 सूप्स को वक्त से पहले ही हुए ब्लास्ट में खो चुके हैं। अगर कोई और ब्लास्ट हुआ तो पुलिस को हम पर शक हो जाएगा। वो आदमी जवाब देता है, बाकी 148 का क्या वो अभी तक ब्लास्ट हुए हैं? देखो, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था कि तुम्हारे फील्ड ट्रायल में 2 सूप्स टाइम से पहले ही फट गए और इस तरह के कंटेमिनेशन के चांसेस रहते ही हैं, क्योंकि मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस ही है, जिससे हम वापस उसी 98% वाली बात पर आ जाते हैं। मैंने ये बात तुमसे पहले ही क्लियर कर दी थी, तो ये मत समझो कि हम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमें तुम्हें बेवकूफ़ी बनाना होता तो मैं खुद यहाँ तुमसे बात करने नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि लिटिल नीना और उस आदमी की इस बातचीत को 2 लोग कैमरा से देख और सुन रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है, क्या ये सच है? जिस पर दूसरा आदमी कहता है, हाँ, अगर उसे लगेगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो वो उसका गला कटवा देगी और उसे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो किसके लिए काम कर रहा है। जिस पर पहला आदमी कहता है, अरे ये नहीं, मेरा मतलब था वो 98% वाली बात। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है, 70 से 80% तक ही होता है, हमें अभी तक इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तब हम देखते हैं कि ये दोनों आदमी वॉर्ड कंपनी के होते हैं, जो लिटिल नीना और उसके साथ बैठे आदमी पर नज़र रख रहे होते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो नीना के साथ बैठे आदमी की मदद कर सके। जिसके बाद स्क्रीन पर उन दोनों को देखते हुए उनमें से एक आदमी कहता है, ये बंदा काफ़ी कूल और बहादुर है। लिटिल नीना आज तक 2000 से ज़्यादा लोगों को मरवा चुकी है, पर फिर भी उसके सामने बैठकर इस बंदे के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान भी नहीं है। जिस पर दूसरा आदमी जवाब देता है, ये बंदा दुनिया के सबसे पावरफुल सूप्स को बताता है कि उन्हें क्या करना है, तो इसके सामने ये लड़की क्या चीज़ है। जिसके बाद लिटिल नीना के साथ बैठा वो आदमी कहता है, तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी हम पहुंचा देंगे। जिस पर लिटिल नीना पूछती है, और तुम्हारी सरकार का क्या? वो आदमी पूछता है, उनका क्या? लिटिल नीना कहती है, तुम्हें लगता है वॉशिंगटन में बैठे लोग चुपचाप रहेंगे जब हम... पर इतने में ही वो आदमी उसकी बात काट कर कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नोटिस नहीं करेंगे, पर वो ऑलरेडी पाकिस्तान के मसले में बिज़ी हैं, और याद रखो कि सरकारें बदलती रहती हैं। लिटिल नीना कहती है, अलग सरकार? तुम्हारे वहाँ इलेक्शन होने में अभी साल भर है, और सीरियसली कौन उस घटिया विग द वीप को वोट देगा? वो आदमी जवाब देता है, देखो, पॉइंट ये है कि तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ता साफ़ है, स्टेज लग चुका है और तुम अपना काम करने के लिए फ्री हो। बस तुम अपनी नज़रें बड़े इनाम की तरफ रखो। सारीना नीना। ये बात सुनकर नीना को तसल्ली होती है और वो उस आदमी से कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आई। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं मॉस्को की एक रोड पर, जहाँ एक कार में बैठे हुए 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है, देखो, उनमें से 2 ये रहे, देखो इन्हें ये कितने डरे हुए हैं। जिस पर दूसरा आदमी कहता है, फट टू अमेरिकन्स। तभी तीसरा आदमी पूछता है,
वो क्या बात कर रहे हैं रूडी? रूडी जो कि पहला आदमी है वो जवाब देता है, रुको बताता हूँ। उनमें से जो छोटा वाला है वो कह रहा है कि ये सब काफ़ी भयानक था, काफ़ी ज़्यादा भयानक। चलो, इसकी बातें सुनने से ऐसा तो लग रहा है कि ये हमसे डर चुके हैं। रूडी आगे कहता है। बड़ा वाला कह रहा है कि चलो अंदर चलकर बात करते हैं, पर छोटा वाला अंदर नहीं जा रहा। छोटा वाला काफ़ी डर चुका है। वो कह रहा है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ना ही उन्हें ज्वाइन करना चाहिए था। वो हार मानता है। तब हम देखते हैं कि कार में बैठे वो तीनों आदमी जिस छोटे और बड़े की बात कर रहे होते हैं वो ह्यूई और बुचर होते हैं, जो कि वास के बार के बाहर खड़े होकर लड़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। ह्यूई खुसफुसाते हुए बुचर से पूछता है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? जिस पर बुचर जवाब देता है, हमें फ्रेंची को थोड़ा टाइम देना होगा ताकि वो अपना काम कर सके, तब तक तुम चिल्लाते रहो। तभी हम देखते हैं कि फ्रेंची अपनी इन्हेंस स्मेलिंग पावर्स को यूज़ करके कुछ सूंघता हुआ जा रहा होता है। जिसके बाद कार में बैठा हुआ एक आदमी बाकी दोनों आदमियों से कहता है, जब वो अंदर चले जाएंगे तो हम उन्हें फॉलो करेंगे और सबको मार देंगे, उस बार के ओनर को भी, और हाँ, उस कुत्ते को भी मत भूलना। दूसरी तरफ बुचर और ह्यूई अभी भी एक्टिंग करने में लगे होते हैं कि इतने में ही फ्रेंची उस कार के गेट पर पहुंच जाता है और हमें कार से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे देखकर ह्यूई पूछता है, ये काम तुमने टेरर से क्यों नहीं करवाया? जिस पर बुचर जवाब देता है, फ्रेंचमैन की नाक टेरर से बेहतर है दोस्त, और साथ ही वो दूसरे काम में भी बेहतर है। और तब हम देखते हैं कि कार से चीखें बंद हो जाती हैं और एक खून का स्प्लैश कार से बाहर आ रहा होता है। जिसके बाद बुचर उस कार के पास जाकर फ्रेंची से कहता है, बहुत बढ़िया फ्रेंची, अब तुम इन दोनों को और इस कार को ठिकाने लगाकर यहीं वापस आ जाना। और ऐसा सुनते ही फ्रेंची और फीमेल उस कार को और उसमें पड़ी 2 लाशों को ठिकाने लगाने चले जाते हैं, जबकि तीसरे आदमी को बुचर अपने पास पूछताछ के लिए रख लेता है। और वहीं साइड में वास को फ्लंकी की बाकी बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए इमोशनल ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी को रास्ते में ही फेंक कर चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं उसी सिक्योरिटी रूम में, जहां वार्ड के 2 आदमी बैठकर लिटिल नीना और उसके साथ बैठे आदमी पर नज़र रख रहे होते हैं। बेसिकली वो वहां बैठकर प्रोफेशनली अपना काम करने के बजाय टाइम पास कर रहे होते हैं और लिटिल नीना का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उन दोनों को एक आवाज़ आती है जो कहती है, तुम्हें पता है तुम जैसे पिछले 2 जोकर्स के साथ क्या हुआ था, जिन्हें मैंने अपने काम पर ध्यान ना देते हुए पकड़ा था? मैंने उन्हें तस्मानिया भेज दिया था, और अगर तुम मैप देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा तो वहाँ पर ऑफिस भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सुनते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, और हम देखते हैं कि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमी की होती है जो लिटिल नीना के साथ बैठा था। वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे से पूछते हैं, आखिर उसे कैसे पता चला? दूसरी तरफ हम देखते हैं टेरर को फ्लंकी के चेहरे वाला पिज़्ज़ा खाते हुए, जिसे देखकर बुचर टेरर को समझाते हुए कहता है, इसे मत खाओ टेरर। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर टेरर और बुचर के अलावा एमएम और ह्यूई भी खड़े होते हैं, और साथ ही उस कार में से पकड़ा हुआ एक आदमी भी। बुचर उस आदमी से पूछताछ चालू करता है और कहता है, तो तुम अपने बारे में क्या बताना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो। फ्रेंची ने तुम्हें इंग्लिश में बात करते हुए सुना था। अगर तुम हमसे ज़्यादा अपने बॉस से डर रहे हो तो मैं ये क्लियर कर दूं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बुचर के इतना कहने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता, तो बुचर आगे कहता है, कम ऑन दोस्त, चुपचाप हमें सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं दूसरा भी तोड़ दूंगा। जिस पर वो आदमी पूछता है, दूसरा क्या तोड़ दूंगा? और बुचर कुछ कहने की जगह आगे जाकर उसका हाथ ही तोड़ देता है, जिसे देखकर ह्यूई भी घबरा जाता है। तो बुचर उससे पूछता है, तुम क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? इस बंदे ने थोड़ी देर पहले एक आदमी का चेहरा काटकर एक पिज़्ज़ा पर लगा दिया था। ह्यूई हड़बड़ाते हुए कहता है, पर बुचर कहता है, पर क्या? इतने में ही एमएम उस आदमी को पकड़कर उससे पूछता है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? इस बार वो आदमी घबराकर जवाब दे ही देता है, नीना नमैन को। जिसे सुनकर बुचर कहता है, एमएम बुचर से पूछता है, क्या तुम नीना के बारे में जानते हो? बुचर कहता है, हाँ मैंने सुना है, वो एक हार्डकोर आरओसी है, काफ़ी ख़तरनाक लड़की है और लोगों को घिनौने तरीके से मारने के लिए फेमस भी। बुचर उस आदमी से कहता है, ऑल राइट, हमें बाकी सब भी बताओ, और अब क्वेश्चन आंसर खेलना बंद करो। तुम्हें जो कुछ भी पता है हमें सब कुछ अपने आप बता दो, तब शायद मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूँ। वो आदमी बताता है, नीना ने हमें तुम लोगों को मारने भेजा था। उसकी किसी अमेरिकन आदमी के साथ डील हुई थी। उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द रास्ते से हटवाया जाए। मुझे नहीं पता कि डील क्या थी, मैं बस एक शूटर हूँ, पर मुझे लगता है कि वो उन सूप से रिलेटेड है जो आसमान में फट रहे हैं। मुझे पता है कि नीना उन्हें इकट्ठा कर रही है। बूचर पूछता है, कहाँ पर? आदमी जवाब देता है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ आई एम सॉरी। बूचर फिर पूछता है, वो अमेरिकन कौन है?
तुम्हें पता है? आदमी कहता है, नहीं, पर वो उससे अभी होटल टुपोलोव में मिलने वाली है। इसके बाद वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बस इतना ही पता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, प्लीज़। बुचर कहता है, ठीक है दोस्त, मैं तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। इतने में ही ह्यूई भी कहता है, हमें इसे पर इतने में ही बुचर उसकी बात को काट कर टॉन्ट मारते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम कुछ नहीं बोलने वाले। ह्यूई कहता है, देखो तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि इसे अभी एक डॉक्टर की ज़रूरत है? बुचर ये सुनकर उस आदमी के पास जाता है और कहता है, सुना तुमने उसने क्या कहा? देखो तुम्हें बस अब इतना ही काम करना है कि अपने बॉस को कॉल करो और कहो कि काम पूरा हो चुका है, बस तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई है और उसे ठीक करके तुम आ जाओगे। वो आदमी चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, मैं लिटिल नीना से झूठ नहीं बोल सकता। बुचर कहता है, बिल्कुल तुम झूठ बोल सकते हो, बस ध्यान रखना कि दूसरे रूम में वास भी बैठा है, तो तुमने अगर रशियन लैंग्वेज में कुछ और बोलने की कोशिश करी या फिर किसी कोड वर्ड में बातें करी तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। आदमी जवाब देता है, तुम समझ नहीं रहे हो, वो मेरा सर कलम कर देगी। फिर वो आदमी और तेज चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसके बाद एमएम और बुचर के एक्सप्रेशंस देखकर ह्यूई समझ जाता है कि अभी वो उस आदमी को और मारने वाले हैं, जब तक कि वो उनके हिसाब से काम ना करने लग जाए। और ये सब ना देखने के लिए ह्यूई उस रूम से बाहर चला जाता है और वास के बगल में जाकर बैठ जाता है, जो कि बैठकर वोडका पी रहा था। ह्यूई को देखकर वास पूछता है, क्या हुआ लिटिल ह्यूई? ह्यूई सब कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वो वास से कहता है, छोड़ो वो सब, क्या मुझे वो वोडका थोड़ी और मिल सकती है ताकि मुझ में ये सब देखने की हिम्मत आ जाए? वास बताता है, इस वोडका का एक छोटा सा सीक्रेट है, ये एक्चुअली एक वोडका नहीं है, बल्कि ये ब्रेक फ्लूइड से बनी है। मैंने सबसे पहली बार इसे अफ़गानिस्तान में पिया था। ह्यूई पूछता है, तुम आर्मी में थे? वास कहता है, हाँ, मैं टैंक कमांडर था। वास आगे कहता है, आर्मी अब बकवास हो गई है, पहले वो एक सोवियत जगरनॉट हुआ करती थी जो इन नेटो के फट्टुओं को भी वापस अपने घरों में भेज दे। नो ऑफेंस। यहाँ आखिरी में वास ने नो ऑफेंस इसलिए बोला है क्योंकि ह्यूई स्कॉटलैंड का रहने वाला है और इस कॉमिक के रिलीज़ होने के टाइम पर स्कॉटलैंड यूके का पार्ट था, जो कि अपने आप में एक नेटो का पार्ट है और नेटो रशिया के एक दुश्मन की तरह रहा है। इसके बाद दोनों उस वोडका को पीते हैं और पिछले इशू की तरह ही इस बार भी उस वोडका को पीकर ह्यूई की हालत ख़राब हो जाती है। तभी साइड में लगी टीवी को देखकर ह्यूई पूछता है, ये तुम क्या देख रहे हो? वास जवाब देता है, कम्युनिस्ट पार्टी अभी न्यूज़ पर आ रही है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये है जोसेफ चेमेंको, एक लीडर और ट्रू बिलीवर जो कि पुराने तौर तरीक़ों को वापस लाना चाहता है। ह्यूई कहता है, इसे देखकर लग तो रहा है कि ये सारी बातें अपने मन से बोल रहा है। पर वास कहता है, पर क्या वो सच में अच्छा है? मुझे कम्युनिज़्म पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए, पर इससे पहले कि मैं इसे सपोर्ट करूँ मुझे उसके बारे में पूरी तरह से श्योर होना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चलते हैं होटल टुपोलोव के बाहर, जहाँ लिटिल नीना अपनी गाड़ी में जा रही होती है और उसके आसपास कई बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं और दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं बुचर, एमएम और ह्यूई। बुचर कहता है, ये है वो। ह्यूई उसे देखकर कहता है, ये तो काफ़ी छोटी है। बुचर कहता है, उसकी हाइट पर मत जाना, वो काफ़ी ख़तरनाक है, तो हम नीना पर नज़र रखेंगे। एमएम, क्या तब तक तुम ये पता लगा सकते हो कि वो किससे मिलने वाली है? एमएम कहता है, ठीक है, और ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। बुचर ह्यूई से पूछता है, तुम्हारे पास अभी भी वो बुक है? ह्यूई कहता है, हाँ, और ऐसा कहते हुए वो अपने कोट से एक रशियन ट्रांसलेशन की बुक निकालता है। बुचर आगे कहता है, हमें उस गाड़ी का पीछा करना होगा, और इसके बाद वो एक टैक्सी को बुलाता है। इतने में एमएम उस होटल के अंदर चला जाता है और वहाँ के मैनेजर से कहता है, तुम्हें इंग्लिश आती है? मैनेजर जवाब देता है, यस सर। आप अमेरिकन हैं? मुझे अमेरिकन्स बहुत पसंद है। ड्रिंक्स लेंगे? एमएम एक ड्रिंक के लिए कहता है और उसके बाद पूछता है, जो लड़की अभी यहाँ से निकली, वो छोटी सी, क्या तुम्हें पता है वो किससे मिलने आई थी? मैनेजर थोड़ा घबराते हुए कहता है, नहीं। एमएम दोबारा पूछता है, तुम श्योर हो? मैनेजर कहता है, नहीं सर, आई मीन हाँ, मैं श्योर हूँ सर। आई थिंक वो होटल के किसी गेस्ट से ही मिली थी, पर मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। एमएम कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है जिन लोगों की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो कैसा होगा अगर मैं यहाँ 1-2 घंटे बैठूँ और जब वो आए तो तुम मुझे उसकी तरफ इशारा करके बताओ। और ऐसा कहते हुए अपने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालता है और पूछता है, तो ये डील कैसी रहेगी? इसके बाद सीन फिर चेंज होता है, जहाँ बुचर और ह्यूई नीना का पीछा करते हुए किसी जगह पर पहुँच जाते हैं
और वहाँ जाकर नीना के पीठ पीछे बुचर उसके एक आदमी का सर दीवार पर पटक कर उसे मार देता है। ह्यूई कहता है जब वो वापस आएंगे तब वो इसकी लाश को देख लेंगे। बुचर कहता है जब वो बाहर आएंगे तब ना। मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि हम लिटिल नीना से बात करें। कम ऑन, देखते हैं कि उसने यहाँ क्या जमा कर रखा हुआ है। ह्यूई पीछे से कहता है उनके पास गन्स भी हो सकती हैं, जिस पर बुचर कहता है 2 लोग होंगे, 2 पिस्टल्स, हम दोनों एक एक को संभाल लेंगे। ऐसा कहते हुए बुचर अंदर को झांक रहा होता है और आगे कहता है और जो भी तुम्हें मारने वाला हो तुम उसी को ही। पर इतने में ही बुचर रुक जाता है क्योंकि अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गया होता है। तब हम देखते हैं कि अंदर सूप्स की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी होती है जिनसे लिटिल नीना कुछ बात करने गई होती है। उनमें से एक सूप लिटिल नीना से पूछता है और कब तक हमें यहाँ रहना होगा, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है ये कितना बोरिंग है। लिटिल नीना जवाब देती है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में जल्दी कितना पैसा आने वाला है, इसलिए शांति से यहाँ वेट करो और दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। इतनी भीड़ देखकर ह्यूई और बुचर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बुचर ह्यूई से कहता है हाँ, मैंने वहाँ उस आदमी को मार कर छोड़ कर कुछ गड़बड़ तो कर दी है, पर लिटिल नीना को वैसे भी शक होना ही था जब उसके आदमी वापस नहीं पहुँचेंगे जिन्हें उसने हमें मारने के लिए भेजा था। पर वहाँ सच में काफ़ी ज़्यादा सूप्स थे। क्या तुम्हें समझ आया कि वो रफली टोटल कितने होंगे। ह्यूई कहता है 100 से 200 के बीच शायद। बुचर कहता है मेरे हिसाब से शायद 150 के आसपास। उनमें से कुछ फेमस भी है और मैं भी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जिसके बाद बुचर आगे कहता है कहीं लिटिल नीना इतने सूप्स को जमा करके किसी तरह का तख्ता पलट तो नहीं करने वाली। और ये सुनकर ह्यूई दंग रह जाता है। तो ये था द बॉयज़ कॉमिक वॉल्यूम 4 ग्लोरियस 5 ईयर प्लान पार्ट 2। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। साथ ही कमेंट्स करके अपने आइडिया, सजेशंस और फीडबैक्स भी देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।